सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त कराची में और पूरे मुल्क में तेज़ बारिशों का सिलसिला जारी है। एक तरफ मौसम सुहाने की बात होती है, दूसरी तरफ मसाइल भी उभर रहे हैं, लेकिन सब के साथ साथ जो एक सियासी गर्मा गर्मी और सियासी गहमा गहमी वो भी इस सुहाने मौसम के अंदर अपनी तेज़ी दिखाती हुई नज़र आ रही है। जब से ये हुकूमत आई है तब से एक चीज़ जो बड़ी रेगुलर नज़र आ रही है, जो हुकूमतों का एक खासा भी होती है, वो है काबीना की मीटिंग्स, काबीना के इजलास, उसमें होने वाले फैसले। बहरहाल माजी में कदरे ये चीज़ें कमज़ोर नज़र आई कि काबीना के इजलास उस तरह से तवातुर के साथ और उनमें होने वाले फैसले उन चीज़ों पर नज़र नहीं आते। लेकिन इस हुकूमत में एक साल में हमने देखा काबीना के इजलास बड़ी तेज़ी के साथ हुए, अमल कितना हुआ, फैसले क्या हुए, ये एक अलग पूरा चैप्टर है। आज भी काबीना के एक अहम इजलास और इस इजलास से मुतालिक ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं जो इस तमाम तर चीज़ों को कवर भी करते हैं। गुलाम मुर्तज़ा, आपके वक्त का ये भी हम बात करेंगे आगे चल के कि काबीना के जो मुतवातिर एक साल में आप इजलास भी कवर करते रहे, वो क्या सूरत हाल थी, अमली चीज़ें क्या। लेकिन आज के इजलास से आगाज़ करते हैं। आज के इजलास के हवाले से क्या चीज़ें अहम हैं गुलाम मुर्तज़ा जो डिस्कस हो रही हैं, जिस पे आज फैसले हो रहे हैं? आज सबसे अहम जो इजलास में बातचीत हुई है वो चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तरीके से बात के हवाले से है, और दीगर जो फैसले थे वो तो काबीना का एजेंडा जो है वो 11-16 नुकात पर मुश्तमिल था जिसके ऊपर फैसले किए हुए हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर आज जो हाल है, जो पार्लियामेंट में अपोजिशन का इख्तिलाफ है, उसके आदर में आज बातचीत। अच्छा गुलाम मुर्तज़ा, यहाँ आपकी आवाज़ को थोड़ी सी डिस्टॉर्शन, हम जो है हमारे नाज़रीन आप आवाज़ सुने कि अगर आप पोजीशन थोड़ा चेंज करके किसी जगह मौजूद हो तो हम चाहेंगे ये क्लियरली आपकी आवाज़ आ जाए। 16 निकाती एजेंडे के हवाले से गुलाम मुर्तज़ा हमारे नुमाइंदे जो हैं वो हमें बता रहे हैं कि आज का लेकिन सेनेट इलेक्शन की जो बात बता रही हैं कि वो बहरहाल अहम है। अदम एतमाद के हवाले से जो तहरीक लाई गई है, गुलाम मुर्तज़ा से हम दोबारा से भी बात करते हैं। गुलाम मुर्तज़ा, जो आम बात आप करें सेनेट इलेक्शन के हवाले से, बाकी 16 निकाती एजेंडा है, मज़ीद आगाह कीजिएगा। जी, काबीना इजलास में आज बच्चों के हकूक के कौमी कमीशन की यहाँ पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। मुतबादल तवानाई तरक्याती बोर्ड के CEO की तकर्री की मंजूरी काबीना ने दे दी है, और वज़ीर और तहाइफ फंड खत्म करने की भी मंजूरी काबीना ने दे दी है। काबीना ने आज अपने इजलास में MP पास्को की तैनाती की मंजूरी भी दे दी है। कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक के चेयरमैन और मेंबरान की तैनाती की मंजूरी भी दे दी गई है। आज वफाकी काबीना के इजलास में रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 में तरमीम पर गौर किया गया है। वफाकी सेक्रेटेरिएट से मुतल्लिक भी रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम पर बात की गई है। MD नेक्टा काबीना ने दी है, और सिविल एविएशन में रेगुलेटरी और सर्विसेज रजीम को अलग अलग करने के हवाले से भी काबीना ने आज फैसला कर दिया है। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के CEO की तकर्री की मंजूरी भी काबीना ने दे दी है। फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी काबीना ने दी है। ये अथॉरिटी शहरियों को सस्ते घरों की फराहमी के मंसूबे को आगे बढ़ाएगी। काबीना ने नेशनल कमीशन बराए खवातीन की चेयरपर्सन की तैनाती की मंजूरी भी दे दी है। बल्कि मास्टर प्लान जो इस्लामाबाद का है, इस पर आज फिर दोबारा गौर किया गया है, और मास्टर प्लान में तब्दीलियां और एडिशन के हवाले से भी काबीना आज अपना फैसला इसमें करेगी। सही। अच्छा गुलाम मुर्तज़ा, दूसरा जो मामला सेनेट के अदम एतमाद का मामला सेनेट के आने वाले इजलास के हवाले से है, उस पर क्या आज डिस्कशन की गई है इजलास में? इजलास में एक तो अपने तमाम लोगों से ये कहा गया है कि जो अपोजिशन की जानिब से स्ट्रेटजी जो बनाई जा रही है उसको आपने काउंटर करना है हर फोरम के ऊपर। और कल जो परसों को जो इजलास हो रहा है सेनेट का, उस हवाले से भी जो हमारे ज़राए ने ये खबर दी है कि इस इजलास में भरपूर कोशिश ये की जाएगी कि किसी तरह से भी वो अदम एतमाद की तहरीक जो है उसके ऊपर सिर्फ बातचीत तक बात महदूद रखी जाए, उससे आगे उस पर कुछ न किया जाए। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ जो सेंटर है, उनको प्रेसिडेंटिंग ऑफिसर सदर पाकिस्तान की जानिब से इसका मुकर्रर किया गया है इजलास का, और वहाँ पे जो राब्ते हैं इस हवाले से भी कहा गया है तमाम पार्लियामेंटेरियंस को कि जिन सेंटर्स के साथ राब्ते हैं वो उन राब्तों को इस्तेमाल करें, और इस्तेमाल करते हुए उनसे दरख्वास्त की जाए कि सेनेट एक मुकद्दस फोरम है, इसमें चेयरमैन सेनेट की तब्दीली का जो मामला है वो सिवाय इसके कि कुछ
जो लोग हैं, कुछ सियासतदान हैं, वो अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट के लिए इसमें आगे कुछ करना चाहते हैं, लेकिन इसमें मुल्क और कौम का कोई मफाद नहीं है। तो इसको हर सूरत में, हर मुमकिन में नाकाम बनाने की भरपूर कोशिश की जाए। गुलाम मुर्तज़ा, आप इस्लामाबाद की फ़िज़ा में क्या देख रहे हैं? चेयरमैन सेनेट के हवाले से हुकूमत पूरे तमाद नज़र आ रही थी, कल भी जहांगीर तरीन बात कर रहे थे, दीगर लोग भी बात कर रहे हैं, अपोजिशन कह रही है उनके पास नंबर मजबूत हैं। फ़िज़ा क्या बता रही है वहाँ के, और हुकूमत की बॉडी लैंग्वेज क्या बता रही है कि वो वाकई कॉन्फिडेंट है? हुकूमत कॉन्फिडेंट तो है, लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि ये जब भी 24 से 48 घंटे ऐसे काम को रहते हैं, तो फिर एक बार्गेनिंग पोजीशन शुरू हो जाती है। अब बार्गेनिंग पोजीशन जो है वो किसके पास है, क्या दिया जाएगा और क्या लिया जाएगा, ये आज या कल जो है वो फैसला होना है। और इसमें जो हमारी इतलात है उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को ऑन बोर्ड किया जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो ऑलरेडी ऑन बोर्ड है, और अगर मौलाना फजल रहमान को भी ऑन बोर्ड करने के लिए बातचीत का आगाज कर दिया गया है उस हफ्ते से, तो पॉसिबिलिटी है कि ये जो इजलास है, हम ये यहाँ पे जो हमारी बातचीत भी होती है तो मुख्तलिफ सियासतदानों से, वो यही बता रहे हैं कि इस इजलास में ये बातचीत नहीं की जाएगी, सिवाय इसके कि हमने अदम इत्मीनान की तहरीक पेश की है, उसके ऊपर वोटिंग करवाई जाए, लेकिन उसके ऊपर कोई फैसला नहीं किया जाएगा। और आइंदा अजलास सेनेट का उस वक्त तक नहीं बुलाया जाएगा जब तक हुकूमत इन मामलात को एक हद तक क्लियर नहीं कर लेती। यानी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है और मौलाना फजल रहमान है, उनके साथ उनके एलाइज हैं, उनको वो राजी नहीं कर लेते किसी भी बारगेनिंग के हवाले से। फिर जो मुख्तदर हल्के हैं वो ये कह रहे हैं कि सेनेट के इंतखाबात में जो वोटिंग का मरहला है वो नहीं आएगा। सही। अच्छा, मैं आखिर में आपसे जो मैंने इब्तदाई में बात की कि काबीना के इजलास तवातुर के साथ आप 1 साल से भी कवर कर रहे हैं, पिछले 5 साल भी देखते रहे हैं, ये जो इजलास हो रहा है बहुत अहम फैसले भी हो जाते हैं, मंजूरियाँ भी हो जा रही हैं, उसकी प्रैक्टिकल शक्ल भी नज़र आ रही है गुलाम मुर्तज़ा, क्योंकि ये एक पैरेलल एक चीज़ें चल रही होती हैं, दावे तकरीरें वादे वो एक अलग है, ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है। आप इसमें कितना देख रहे हैं कि जो काबीना में फैसले और मंजूरियाँ हो रही हैं अमली तौर पर भी नज़र आ रहा है? इस तरह से जी बुनियादी तौर पे हम ये देखें तो इससे पहले कभी इस तरह जो काबीना के इजलास है वो नहीं हुए। काबीना के इजलास इतने तवातर के साथ और इतनी बाकायदगी से नहीं होते रहे, और यहाँ पे हर छोटा बड़ा इशू जिस तरह से होना चाहिए, हुकूमती जो वर्किंग होती है वो ऐसे ही होती है कि ईसीसी में मामला जाते हैं, ईसीसी से या दीगर जो कमेटियाँ काबीना की बनी हुई होती हैं वहाँ से मामला होते हुए कैबिनेट में आते हैं और कैबिनेट उनको डिसाइड करती है। तो यहाँ ये बात तो बड़ी पॉजिटिव हमें नजर आई है कि इस हुकूमत ने पार्लियामेंट को भी अहमियत उस लिहाज से कि काबीना के जो फैसले हैं वो पार्लियामेंट के लोग करते हैं, वहाँ बैठते हैं, वज़रा अपनी आउटपुट देते हैं, समरीज जाती हैं और उनकी मंजूरी दी जाती है। और अब तक ये एक बात भी है कि हर इजलास में एक एजेंडा आइटम रखी होती है कि अब तक काबीना ने कितने फैसले किए हैं, उन फैसलों पर कितना अमल दरामद हुआ है, कौन से ऐसे फैसले हैं जिन पर अमल दरामद नहीं हुआ, और जो अमल दरामद नहीं हुआ उन फैसलों से क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, कौन लोग हैं जो उन फैसलों पर अमल दरामद नहीं कर रहे। तो ये रिपोर्ट भी बाकायदा हर इजलास का हिस्सा होती है। सही। तो ये एक बार 80% के करीब जो फैसले हैं, जितने भी फैसले किए गए हैं, तकरीबन 850 के करीब फैसले हैं, इन तमाम फैसलों में से तकरीबन 80-85% फैसले जो है उन पर अमल दरामद हो चुका है। बाकी जो फैसले हैं काबीना के उन पर जो प्रोसेस है वो जारी है, क्योंकि कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिन पर कोई लेजिस्लेशन रिक्वायर होती है या कहीं से करारदाद पास करवानी होती है या कहीं सूबाई मामला जो है उनको मद्देनजर रखना होता है, तो वो उस तरफ जो है वो गए हैं। बाकी जो फैसले हैं वो तकरीबन तमाम फैसलों पर अमल दरामद हो चुका है और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब खुद इस बात को देखते हैं रोजाना की बुनियाद पे। जब ये कैबिनेट मीटिंग हर वीकली जो होती है उस वीक में ये दिया जाता है, फिर वो अपने नोट पैड में भी दर्ज करते हैं कि जो फैसले नहीं हुए
उनको डे बाई डे भी फॉलो अप किया जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा में तफसीलात से आगाह कर। ज़रूरी सवाल था जो हम गुलाम मुर्तज़ा से पूछ रहे थे, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में ये फैसले हुए हैं, 800 के करीब बताया जा रहा है। पूरा साल वीकली काबीना के इजलास होते रहे हैं और इन इजलास पे बहुत से अहम फैसले किए जाते रहे हैं, उन फैसलों पर अमल दरामद भी हो रहा है। ये एक वो पैरेलल चीज़ है जो एक पार्लिमानी और जमहूरी निज़ाम हुकूमत के अंदर होता है। इस जानिब शायद हुकूमत भी उस तरह से इस चीज़ों को मीडिया पर हाईलाइट नहीं कर पा रही है कि क्या चीज़ें हो रही हैं और हम क्या कर रहे हैं, और शायद हमारी नज़र भी उस तरह से वहाँ नहीं जा रही है। ये ज़रूरी एक सवाल था। आगे बढ़ेंगे। एक और अफसोसनाक वाक़या कल इस्लामाबाद में पेश आया, और वो एक तरबियती तैयारा जिसके गिरने के बाद आग लग गई और 19 अफराद के करीब उनकी शहादत की खबर वो सामने आई है। सूरत हाल जान लेते हैं। एहतशाम अली हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से। एहतशाम, इस वक्त क्या रिपोर्ट और क्या सूरत हाल बताई जा रही है? गुज़श्ता रात गए जो अलसुब वाक़या पेश आया उसके बारे में। जी बिल्कुल, रात गए तकरीबन 2 बजे के करीब का ये वाक़या है। यहाँ पर आर्मी का जो त्यारा है, तरबीती त्यारा, वो गिर कर तबाह हुआ है। ये मोड़ा कल्लू का इलाका है और ये एक निजी हाउसिंग सोसाइटी है, बड़ी हाउसिंग सोसाइटी है, उसके बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ इलाका है जहाँ पर ये त्यारा गिरा। और उसके बाद जो पायलट था, इसका जो तकनीकी फॉल्ट आया था, क्योंकि ISPR से जो हमारी बात हुई है उनका ये कहना था कि जो ये त्यारा है उस पर कोई फनी खराबी आ गई थी, और वो जब फनी खराबी आई तो उस वक्त एक आबादी के इलाके में था, जो बहुत बड़ा आबादी का इलाका है, लेकिन जो पायलट है उसने वहाँ से उस त्यारे को आगे निकाला और किसी पहाड़ी इलाके में गिराने की कोशिश की। लेकिन जब ये जो इलाका है, इस इलाके में रोशनी कम थी, और जिन घरों पे ये त्यारा गिरा है तकरीबन 5 ऐसे घर हैं जिनमें 3 मुकम्मल तबाह हो गए हैं और दो को जो है वो कम तबाह हुए हैं। और उन घरों के ऊपर ये त्यारा इस वजह से गिरा कि यहाँ पर जो लाइट है वो कम थी। कुछ ऐसे घर है जिनमें लाइट जल भी नहीं रही थी, तो त्यारा उनके ऊपर गिर गया। उसके बाद वहाँ पर आग लगी और करीबी जो लोग थे वो 5 हमारे यहाँ पर जो लोग हैं उनसे भी बात हुई। उनका कहना था कि जो आर्मी के जवान हैं उन्होंने बहुत जल्दी रिस्पॉन्स किया है। यहाँ पर 11, 22 और इंतजामिया जो रावलपिंडी इंतजामिया है वहाँ के उनके लोग वहाँ पर पहुंचे हैं और उन्होंने वहाँ पर पहुंचकर जो भी जख्मी थे उनको वहाँ से हॉस्पिटल मूव किया है। और जहाँ वहाँ पर जो लोग वहाँ पर जिनकी शहादत हो गई थी उनको भी हॉस्पिटल भेज दिया है। और वहाँ पर अभी उनके DNA टेस्ट हो रहे हैं। जो जख्मी हैं उनकी जो है वहाँ पर जो इलाज की जो सहूलतें हैं उनको दी जा रही हैं, और वो सारे जख्मी CMH हॉस्पिटल में मौजूद हैं। जहाँ पर जो जय वारदात है, जो जय हादसा है, वहाँ पर जो है जो तकरीबन सफाई का जो अमल है वो मुकम्मल हो चुका है। और लेकिन आर्मी के जो नौजवान है यहाँ पर खड़े हैं और किसी भी जो है जो खास करके मीडिया को भी वहाँ पर जाने की इजाजत नहीं है। कार्डन आउट कर दिया एरिया को और वहाँ पर आर्मी के नौजवान मौजूद हैं। जी अच्छा एहतशाम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कितने अफराद की कंफर्म हुआ कि शहादत हुई और कितने अफराद के जख्मी होने के बारे में बताया जा रहा है? ऑफिशियली जो इन्होंने अभी तक बताया तकरीबन 18 लोग हैं जिनकी जो है शहादत हो चुकी है, और तकरीबन 9 से 10 लोग ऐसे हैं जो जख्मियों की जो बड़ी तादाद है वो शदीद जख्मी है, क्योंकि जब त्यारा गिरा तो उसके बाद वहाँ पर आग लगी। ज़्यादातर लोग जुलूस गए और जो आग से जो लोग जुलूस गए वहाँ से उनको पहले इन्होंने होली फैमिली हॉस्पिटल मूव किया था, फिर वहाँ से CMH हॉस्पिटल मूव किया। वहाँ पर इनका जो इलाज है वो जारी है। वहाँ पर लोग मौजूद हैं, डॉक्टर की टीम मौजूद हैं, मौके पर भी लोग जो है 11, 22 के लोग मौजूद हैं, आर्मी के लोग मौजूद हैं। जो करीबी जो जितने भी इलाके के लोग हैं वो अभी भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। और हमारे जो ऑफिशियल से बात हुई है उनका ये कहना है कि सबके जो DNA टेस्ट मुकम्मल करके तकरीबन रात 8 बजे के करीब तक जो है इनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। जी ठीक है, करीब 8 बजे के करीब नमाज जनाजा अदा की जाएगी, तब तक DNA का जो अमल है वो भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया एहतशाम, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अफसोस या कल पेश आया है और इस वक्त जो है वो पूरे मुल्क में मौसम की सूरत हाल भी कुछ ऐसी है कि बारिशें जारी हैं। और कराची जैसे शहर के अंदर, जहाँ पर सबसे बड़ा शहर है, इंटरनेशनल पोर्ट सिटी है, लेकिन बदकिस्मती से इस शहर के साथ जिस तरह से चाहे शहरी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, या फिर आने वाली भी और माजी की वफाकी हुकूमत हो, उनका शायद इस जानिब तवज्जो नहीं रही। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाले शहर के साथ शायद सुतेलों का सलूक होता रहा कि थोड़ी सी बारिश होनी ही शुरू होती है तो शहर के इलाके अक्सर ज़ेरे आब आ जाते हैं। लेकिन ये जो होने वाली बारिश है इससे तो इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है और मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें ज़ेरे आब हैं, लोगों के घरों में पानी दाखिल हो चुका है, अंडर पासिस बंद हो चुके हैं। शहरी हुकूमत, सूबाई हुकूमत
शायद न जाने कहाँ है। 365 दिन सोते रहे और फिर आकर चंद मशीनें और फिर यही रोज़ भी रोना रोया जाता रहा कि हमारे पास ये नहीं है पूरे का पूरा सिस्टम कि हम शहर को साफ कर चुके हैं। वो नाले जहाँ पर नाले बरसाती और ये तमाम तो सीवरेज के नाले, उन पर आबादियाँ कायम हो गई, उनको जो है सूरत हाल है वो भी क्लियर नहीं हो पाए हैं। सरदार सरफराज जो डायरेक्टर मेट है हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। बहुत शुक्रिया सरदार साहब आपके वक्त का। बारिश के हवाले से, मौसम के हवाले से आपसे जानेंगे, इस वक्त बारिशों का जो सिलसिला जारी है सर, कब तक ये कराची में खास तौर पर सिंध में जारी रहेगा? जी देखें, ये सिस्टम जो कल से बारिश दे रहा था थरपारकर से लेके कराची तक, तो वो काफी मौसम की वजह से कुछ टेलीफोन सिग्नल्स का भी प्रॉब्लम हो रहा है जिसकी वजह से हम रब्ता नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इरशाद संजरानी हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सूरत हाल भी जान लेते हैं। कराची में इस वक्त क्या सूरत हाल है रोड्स पर, और क्या इस वक्त जो है सैलाब का एक सामना करना पड़ रहा है? इरशाद आगाह कीजिएगा, कहाँ पर आप मौजूद हैं और क्या सूरत हाल है? जिस वक्त हम बोल न्यूज़ के जो खुसूसी तौर पर रिपोर्ट कर रहा है कराची एयरपोर्ट से, और जैसे हम पहुँचे तो बहुत सारे मुसाफिर अब अपनी जैसे फ़्लाइट से उतरे हैं और अपनी गाड़ियों का इंतज़ार कर रहे हैं जैसे वो आएँ, और बारिश हो रही है, बड़ा खूबसूरत मंजर है। कुछ जो मुसाफिर अभी उतरे हैं उनसे हम बोल न्यूज़ जो है वो उनके तासुरात भी जानता है। आप कौन सी परवाज़ से उतरे हैं? इस्लामाबाद। अच्छा, इस वक्त आप बोल न्यूज़ पर लाइव हैं, क्या कहेंगे? बड़ा खूबसूरत मौसम है, और जैसे आप कराची एयरपोर्ट उतरे तो कैसा मंजर फील हुआ? बारिश हो रही है? माशाल्लाह काफ़ी टाइम बाद आज बहुत अच्छा मौसम देखने को मिल रहा है, काफ़ी अच्छा मौसम है, बहुत ज़बरदस्त एंजॉय करने को आज कुछ अच्छा ही मिल रहा है। अच्छा, कौन सी परवाज़ से आप आए, कहाँ से आए? बीजिंग से। अच्छा, बीजिंग से आए हैं और ये बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। आप क्या कहेंगे? इनके दोस्त भी साथ हैं, बारिश हो रही है, बड़ा खूबसूरत मंजर है, ऐसा लग नहीं रहा कि पाकिस्तान है आप? जी, मैं इसको रिसीव करने के लिए आया था यहाँ। अच्छा, तो बारिश जैसे हुई तो मैं एंजॉय कर रहा था। अभी रुक गए आप? अभी यहाँ रुक गए हो, गाड़ी के इंतज़ार में भाई चलते हैं साथ। अच्छा जी, बहुत अच्छा मौसम है माशाल्लाह कराची का। सही है, एंजॉय कर रहे हैं, अभी मैं एंजॉय कर चुका हूँ, अब देख रहे हैं कराची एयरपोर्ट बड़े खूबसूरत मनाजिर है। ये यहाँ पे काम करते हैं बेचारे। आप क्या कहेंगे? बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बारिश हुई है और मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त है। इरशाद संजरानी हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इस वक्त जो एयरपोर्ट का मंजर है वो खासा खूबसूरत उन्हें नज़र आ रहा है। वहाँ पर मुसाफिर भी पहुँचे हैं कराची में। सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर मेट। बहुत शुक्रिया सरदार साहब। ये कब तक सिलसिला जारी रहेगा सर इस बारिशों का, ख़ासतौर पर कराची में? जी देखें, ये सिस्टम जो कराची में 2 दिन से बारिश पड़ रही थी, आज तो वक्फे से हो रही है, उतनी मुसलसल नहीं हो रही, यानी सिस्टम कमज़ोर हो चुका है। अब उसकी कुछ अभी उसकी जो वो होती है ट्रफ, सिस्टम कमज़ोर होकर ट्रफ में तब्दील हो जाता है, तो वो बाकी है अभी कराची और उसके साउथ में। तो आज मिड नाइट तक ये ज़्यादा से ज़्यादा अर्ली सुबह तक ये बारिश होती रहेगी, कहीं कम कहीं मॉडरेट और कहीं थोड़ी तेज़ शावर्स होते रहेंगे वक्फे से। जी ठीक, तो ये जो आप बता रहे थे ये रुकेगा कब तक? ये कल का पहले बताया जा रहा था कि पीर से लेकर तो बुध तक ये सिलसिला रहेगा, तो उसके बाद छट जाएंगे बादल और जो सिस्टम आप बता रहे हैं वो कमज़ोर वाकई पूरी तरह से हो जाएगा सर? जी बिल्कुल, पूरी तरह से ये डाई आउट हो जाएगा तकरीबन कल सुबह तक, और उसके बाद बादल तो छाए रहेंगे, लेकिन वो वैसे जो कराची के पे फीचर होती है अगस्त के महीने में, जुलाई के महीने में, कि हल्के बादल होते हैं और रात में या सुबह में बूंदाबांदी या हल्की बारिश होती है, तो वो वाली कैफियत रहेगी। लेकिन ये जो तेज़ बारिश वाला सिस्टम है ये ख़त्म हो जाएगा कल सुबह तक। ठीक है, बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद थे। और कल सुबह तक बताया जा रहा है कि ये जो बारिश का सिस्टम है कमज़ोर तो हो चुका है, अब वक्फे से किसी जगह पे बारिश हो रही है और कल सुबह तक ये सिस्टम मुकम्मल तौर पर कमज़ोर होगा, लेकिन मौसम जो खुशगवार है जो कराची का खासा वो जुलाई अगस्त का वो मुकम्मल तौर पर वैसा ही रहेगा। और इस मौसम के हवाले से ही कुछ चीज़ें आपको बताएं कि इस वक्त जो है बच्चे आज मौसम को इसलिए भी इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि कल महकमा तालीम ने उन्हें छुट्टी भी दे दी थी। तो नादरा मुश्ताक हमारी नुमाइंदा इस वक्त उन कुछ बच्चों के साथ मौजूद हैं। नादरा से जान लेते हैं। नादरा, एक तरफ तो बारिश हो रही है, मुश्किलात है, दूसरे बच्चे आज के दिन को इंजॉय कर रहे हैं। जी, मौसम का मज़ा तो सभी ले रहे हैं, और जहाँ पर हम बात बारिश हो और रहमत तो हो जाती है, कभी कभार रहमत भी जाती है, लेकिन जहाँ पर बच्चों को देखते हैं हम कि इतने खूबसूरत वेदर में, इतने अच्छे मौसम में बच्चे अपने घरों से निकल आते हैं और इन्जॉय करते हैं। मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि बच्चे किस कदर इन्जॉय कर रहे हैं, कितना ज़्यादा इनको अच्छा लग रहा है, बल्कि मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा है। एक अरसे के बाद बारिश हुई है। मैं चाहूँगी कि इन बच्चों से बात करूँ, क्योंकि पहले तो छतों पर बच्चे नहाते थे और इन्जॉय करते थे, अब सड़कों पर, क्योंकि आपका जो एरिया है पूरा का पूरा बिल्कुल ऐसा है, सेफ है। तो आपको कैसा लग रहा है बारिश इतने अरसे बाद कराची में आई है?
यहाँ पर बारिश का मज़ा ही अलग होता है और यहाँ पर बारिश में नहाना, और यहाँ पर क्योंकि सेफ्टी है तो बच्चे सुबह से बाहर निकले हुए हैं और कोई मसला ही नहीं है। पेरेंट्स जो है वो किसी भी डर के बगैर अपने बच्चों को बाहर छोड़े हुए हैं, छोटे से लेके बड़े सब एंजॉय कर रहे हैं। आप बताएं। और क्योंकि हमें बारिश में, क्योंकि हमारा कराची में कभी बारिश होती ही नहीं है, और अगर होती है तो बहुत होती है, तो हमें इसका मज़ा उठाना चाहिए बारिश का। राइट। ठीक है, नादरा मुश्ताक बच्चों के साथ मौजूद हैं और बच्चे आज के मौसम को भी इंजॉय इसलिए कर रहे हैं कि आज छुट्टी स्कूलों से उनको मिल गई है। लेकिन मवेशी मंडी की सूरत हाल खासी अबतर है। उबैद शाह हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं मवेशी मंडी से। उबैद, आगाह कीजिएगा, मवेशी मंडी में जानवर आ गए हैं, तेज़ बारिश है, वहाँ पर क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? जी, इस वक्त मैं मवेशी मंडी सोराब बोर्ड में मौजूद हूँ। यहाँ पर मवेशी मंडी में तेज़ मूसलाधार बारिश हो रही है। यहाँ पर रेस्क्यू का काम जारी था, जहाँ पानी जमा था वहाँ से पानी निकालने का काम जारी था, जबकि जो स्टॉल्स हैं जहाँ पे मवेशी रखे गए हैं वहाँ पे मट्टी भी डाली जा रही थी। लेकिन तेज़ बारिश के बाद ये सिलसिला फिर रुक चुका है। अगर आपको ये देखा सकें कि इस वक्त यहाँ पर एक आर्जी तौर पर एक नाला बनाया गया था कि जहाँ कैम्प के अंदर पानी जमा है, जहाँ जानवर पेट भी नहीं पा रहे हैं और घुटनों उनके पानी जमा हो चुका है। यहाँ पर रेस्क्यू का काम जारी था, यहाँ पर मजदूर आए हुए थे और काम कर रहे थे कि अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से एक दफ़ा फिर काम रोक दिया गया है। यहाँ से मवेशी मंडी के जितने भी कैंप्स हैं वहाँ पर पानी को निकालने के लिए आर्जी तौर पर खुदाई की गई थी और एक नाला बनाया गया था, और मवेशी मंडी के बाहर बरसाती नाले में पानी को डालने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ये सिलसिला एक बार फिर रुक चुका है। इस वक्त मवेशी मंडी की सूरत हाल है वो काफ़ी अबतर लगती है। यहाँ पर ख़रीदारों की आमद का सिलसिला गुज़िश्ता रोज़ से ही थम गया था। ख़रीदार यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। व्यापारी काफ़ी परेशानी का शिकार है। उनका कहना है कि इस मूसलाधार बारिश में कैंप के अंदर पानी दाखिल हो चुका है, उनके जानवर मुसलसल भीग रहे हैं, जबकि ज़मीन भी कीचड़ होने की वजह से जानवर बैठ भी नहीं पा रहा है। उनका कहना था कि अगर यही सूरत हाल रही तो जानवर बीमारों को माली तौर पर नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। काम मवेशी मंडी की इंतजामिया ने यहाँ पर मज़ीद भी बात होगी मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से। यहाँ पर हमें एक ब्रेक लेना है, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। सावन के मौसम में इस वक्त जहां बारिश, मौसम सुहाना और हर तरफ एक अलग समा नज़र आ रहा है, उसी में इस वक्त सियासी मामलात खासे गर्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। 2 दिन रह गए हैं सेनेट इलेक्शन के मामलात में, जिसमें अपोजिशन एक इत्तेहाद बनाकर बज़ाहिर नज़र आ रही है, हुकूमत मुतमईन नज़र आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ जो इस अपोजिशन इत्तेहाद में मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, वो मिलियन मार्च की तैयारियां भी कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनके साथ मिलियन मार्च के साथ आने का इरादा भी कर दिया और बात भी कर दी है। पाकिस्तान मुस्लिम नून जो इस वक्त सबसे बड़ी अपोजिशन की जमात है, वो क्या सोच रही है इस सारे अमल के अंदर? एक तरफ उनकी क़यादत या मुकदमात भुगत रही है या जेल में सज़ा भुगत रही है। तो इस सारे अमल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा, मेंबर नेशनल असम्बली शेख रोहेल असगर साहब। शेख साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अपोजिशन अब जल्द से जुलूसों से आगे बढ़ रही है, सेनेट के इलेक्शन के मामलात भी हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब मिलियन मार्च भी वो भी कर रहे हैं। इस सारे अमल का अपोजिशन का मकसद क्या है? हुकूमत को उससे हटाया जाए? मेरे ख्याल में शायद हमारे सियासी जमात का मौक़िफ़ जो है वो पार्लियामेंट के फ्लोर का बड़ा वाज़ेह है। अब जब हुकूमत खुद ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना चाहती है या खुद ही बेहतरी नहीं लाना चाहती, तो फिर मेरे ख्याल में शायद जुमला जो अपोजिशन जमातें हैं उनके फिर पास क्या ऑप्शन रह जाता है? ये रह जाता है ना कि वो आवाम में चले जाएं, आवाम में जाके दोबारा मजबूर करें कि आप अपना मैंडेट रिवाइव कीजिए और कोशिश करें कि ऐसे इलेक्शन हों जो इस मुल्क की तकदीर को बदल दें। शफाफ इलेक्शन हो, ऐसे इलेक्शन जिस पे किसी किस्म का सवालिया निशान ना हो, ताकि किसी को बात करने का मौका ना मिले। अब हुकूमत के पास 1 साल बहुत था कि वो कुछ अपनी कारकर्दगी दिखा देते, आवाम के लिए कुछ कर देते, मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ कर देते। मतलब अगर आप किसी भी शोबा में देख लीजिए, झांक के देख लीजिए, तो मेरे ख्याल में उससे आपको बर्बादी नज़र आएगी, उसमें कोई अच्छाई तो नज़र आ नहीं रही। तो अगर अच्छाई होती तो मेरे ख्याल में शायद जो इस वक्त पिज़राई मिल रही है अपोजिशन की जमातों को, जैसे
मरीम साहबा जाती हैं जलसों में और लोग का एक जमे गफ़ीर वहाँ इकट्ठा हो जाता है, या मौलाना साहब जाते हैं, तो ये आप ये समझ लीजिए कि ये मेरे ख्याल में शायद फॉलोइंग तो है, लेकिन इसमें शदीद नफरत का अंसर भी शामिल है। और जिस किस्म की मेरे ख्याल में की जा रहा है, विक्टिमाइज़ किया जा रहा है अपोजिशन के रहनुमाओं को, मेरे ख्याल में उसकी नज़ीर शायद डिक्टेटर्स के ज़माने में भी नहीं मिलती। जो कुछ इस वक्त रवा रखा जा रहा है, जो दुरुस्त करना चाहिए, अपनी सोच को दुरुस्त करना चाहिए, अपने अंदाज को दुरुस्त करना चाहिए। जो आपके लिए बेहतर नहीं था वो हमारे लिए बेहतर नहीं है, जो आपके लिए बेहतर था वो आज हमारे लिए बेहतर है। मैं तो आपकी बातें सुनता हूँ तो बस यही सोचता हूँ काश आपकी सोच बदल जाए, आप मुल्क के लिए बेहतर सोचें। तो आप निकल जाइए, आप उस बात से या उस एक चीज़ से शदीद नफ़रत पैदा करती है। और ये मैं तो यही देख रहा हूँ कि वो 90 की दहाई और वही मामला दोबारा कूद कर रहे हैं, और ये मुनासिब नहीं है इस मुल्क के लिए। अच्छा शेख साहब, आप बात करें इंतखाबात के हवाले से, अपोजिशन जो है वो इस हुकूमत के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करती है कि ये हुकूमत सेलेक्टेड है, वज़ीर आज़म सेलेक्टेड है। अगर ये सिलेक्टेड के मामलात हैं तो फिर क्या इस हुकूमत को हटाना और नए इंतखाबात करवाना यही मकसूद है फिर आपका? मैंने आपसे गुजारिश यही की है ना कि जो इस वक्त मामलात हैं वो तो यही नज़र आ रहे हैं ना कि जो हालात पैदा कर दिए गए अंदरून मुल्क, जो आपके हालात बैरून मुल्क हैं, जिस किस्म की आपकी जो इस वक्त पोजीशन है, उससे तो ये बेहतर हुकूमत के लिए बेहतर है कि आज खुद ऐलान कर दें कि आप दोबारा इलेक्शन इस मुल्क में हो जाए, ताकि जो एक ठप्पा या मोर कह लीजिए या एक सिंबल कह दीजिए कि आपके लिए जो इस्टेब्लिश हो गया सिलेक्टेड का, वो भी ख़त्म हो जाए। और दूसरी बात यह कि आवाम को दोबारा मौका मिल जाए अपनी आरा देने का, और अपनी मुंतखब हुकूमत आए और वो अपने पॉलिसीज़, अपनी सोच, अपनी अक्ल, अपने शऊर को इसी और मुल्क के अवाम के लिए इस्तेमाल करें। मेरे ख्याल में ये मुल्क के लिए बेहतर होगा। अगर आप वाकई इस मुल्क से प्यार करते हैं तो फिर मेरे ख्याल में ये कदम आपको उठा लेना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगा शेख साहब, वज़ीर आज़म कल भी ये बात कर रहे थे कि एहतसाब का जब अमल शुरू हो रहा होता है तो हम पर इंतकाम की बात करते हैं, आप लोगों के बारे में कहा। शेख साहब, मामलात अदालतों में चल रहे हैं, इदारों में चल रहे हैं, मामलात को अदालतों के अंदर ही चलना चाहिए, इदारों को सियासत में तो नहीं लाना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा इदारों के हवाले से तनकीद कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको गुजारिश करूँ, मैं कभी कभार ये बात कहता हूँ कि अपोजिशन या मुखालफिन के ज़्यादा दुश्मन इदारों के वो तो हुकूमत आज खुद है। अच्छा, क्या ज़रूरत है, एक सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, जज साहब, ऑनरेबल जज साहब केस सुन रहे हैं और आप उसके केस के फैसले से पहले ही आप फैसला सुना देते हैं, या आप उस बहुत बड़ी हस्ती के साथ बैठ के आप एक फ़ोटो सेशन करवा देते हैं, तो उससे फिर उंगलियां तो उठेगी, उससे शक शुबहात तो फिर होंगे। अब इसलिए हर शोबे के मतलब आप ये बात करते हैं, हर इंस्टीट्यूशन के मतलब आप ये बात करते हैं, फैसला नैब अदालत ने करना है लेकिन सुना आप देते हैं, फैसला चेयरमैन नैब ने करना है, फैसला आप सुना देते हैं। इस किस्म की चीज़ों को आप आज खुद एक सवालिया निशान बनाते हैं। इसमें अपोजिशन तो सिर्फ आपकी बात को लेके आगे बढ़ाती है बस, और अपोजिशन का काम तो ये है कि वो जो खराबियाँ खामियाँ उनको उजागर करे और बताए। इसमें कोई बुराई तो मेरे ख्याल में शायद अपोजिशन नहीं करती। और जिस तरह के अदालतों में फ़ैसले होते हैं, आप ये देख लीजिए ना, अभी थोड़े दिन पहले 2 रोज़ पहले एक फ़ैसला हुआ कि आपने एक मुअज़्ज़ज़ और उमर रशीदा शख्सियत को, सहाबी को आपने पकड़ के बग़ैर किसी मकसद के, बग़ैर किसी इल्ज़ाम के आपने पकड़ के आपने 14 दिन के लिए जुडिशल रिमांड कर दिया। और फिर देखिए, गौर कीजिए कि इतवार को छुट्टी वाले दिन अदालत लगा के आपने उसको रिलीफ दे दिया। ये चीज़ें जो है ना, फिर वो आपके लिए परेशानी का बायस बनती है। आप नहीं समझते क्योंकि इस वक्त आप नशे में हैं, ताकत के नशे में है ना, ठीक, आपको जोम है, तो इस वक्त तो आपको समझ नहीं आ रही। लेकिन एक और बड़ा अहम मामला है, मैं उस पे हवाले से बात करना चाहूँगा। सेनेट के हवाले से एक बड़ा अहम मामला है। सेनेट के इलेक्शन अब करीब 2 दिन रह गए हैं, 48 घंटे भी शायद वक्त जो है उतना रह गया है। हुकूमत पुरएतमाद नज़र आ रही है, आप कहते हैं कि आपके पास नंबर पूरे हैं, इस सारे अमल में कोई गेम तो नहीं होने जा रही है? मैं आपको गुजारिश करूँ,
मेरे अपने ख्याल में अपोजिशन इन चीज़ों से बिल्कुल मुबर रहा है। अच्छा, पता है, अब जब हुकूमत माजी में ऐसी हरकतें कर चुकी है या कर रही है, तो क्या आपका ख्याल है कि अपोजिशन को इस बात का और आग नहीं है? पता है, सब कुछ पता है, लेकिन मामला हार या जीत का नहीं है, मामला है हुकूमत की सुबकी का, मामला है उन चीज़ों का जिन चीज़ों को आप अपनी लुगत में गुनाह कबीरा समझते थे। आज वही गुनाह कबीरा आपकी लुगत में ऐन ईमान का हिस्सा बन गए हैं। तो अब आप खुद ही फैसला कर लीजिएगा ना, ये अवाम फैसला करेंगे, मैंने या आपने फैसला नहीं करना, या किसी आपके मुअज़्ज़ज़ मेंबर ने फैसला नहीं करना, या वज़ीर आज़म ने फैसला नहीं करना, ये फैसला तो अवाम ने करना है कि जो चीज़ें आप गुनाह कबीरा समझते थे आज वो ऐन सवाब बन गई। और वो जो चीज़ें आप ये कहते थे कि लोग अपने आप को बेचते हैं, आपको नफ़रत है उनसे, आज आप उन लोगों को नफ़रत वाला लोगों को आप ख़रीदना शुरू कर देंगे, तो मेरे ख़्याल में शायद वो लिए बेहतर नहीं होगा। वो आपकी ज़ात के लिए, आपकी सियासत के लिए, इस मुल्क के लिए, इस जो आपका सिस्टम है उसके लिए मुनासिब नहीं होगा। तो आपने फैसला करना है, ये अपोजिशन ने फैसला नहीं करना। सही, अगर नंबर्स देखें तो नंबर्स में और आपके नंबर्स में और अपोजिशन के नंबर्स में बहुत फ़र्क है। अब इस फ़र्क को बांटने के लिए, इस फ़र्क को ख़त्म करने के लिए, इस फ़र्क को मिटाने के लिए आपको 2-3 चीज़ें करनी पड़ेंगी, और वो है पैसा और दौस धांधली और लोगों को मरगूब करना, लोगों को परेशान करना। अब देख लीजिए कौन सा आप रास्ता इख्तियार करते हैं। सही। अच्छा शेख साहब, मेरे पास प्रोग्राम में वक्त भी ख़त्म हो रहा है, मैं एक चीज़ आपसे, राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से कल शहबाज शरीफ साहब ने भी बात की है, फिरदौस आशिक़ साहब ने कहा कि वो कोई सियासी कैदी नहीं है, ये सियासी मुकदमा नहीं है, वो कौम के मुजरिम है, तो उनको जेल की सहूलियात नहीं हो रही, तो सियासत और ये इस किस्म के मुकदमात किधर जा रहा है मामला? गुजारिश करूँ, एक जेल मैनुअल होता है, उस मैनुअल में जो मैंने नहीं बनाया है, जो आपने बनाया आपकी पुराना बना होगा, अंग्रेज़ के ज़माने से चला आ रहा होगा, कुछ उसमें तब्दीलियाँ हुई होंगी। अगर आप उस मैनुअल के मुताबिक अगर फ़ैसला करें या उसके मुताबिक चलें, तो मेरे ख्याल में शायद ना मुझे कुछ कहने की ज़रूरत पेश आएगी, ना आपको कुछ पूछने की ज़रूरत पेश आएगी। जहाँ रह गया मोहतरमा का आपने जो बात की, मेरा ख्याल है शायद मैं अपने अल्फाज ना ज़ाया करूँ तो बेहतर रहेगा, क्योंकि उनका माजी उनकी बोलती तस्वीर है। अब मुझे नहीं पता आसिफ ज़रदारी साहब वली हैं, इमरान खान साहब वली हैं, या परवेज़ मुशर्रफ साहब वली हैं। अब इनमें से वलायत किसके पास है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि ये मोहतरमा ही इनको वली अल्लाह बनाती हैं और बनाती रही हैं। अब देखते हैं कि अगला सही हो गया सर, मैं वक्त के ख़त्म हो गया, आपने मुखातिब में बड़ी जो अपना जवाब पूरा कर लिया, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।